अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आज मुझे सबसे पहले आपको बताना है कि यूक्रेन ने अनाज राहदारी एग्रीमेंट में मज़ीद 4 माह की तौसीह कर दी है और इस तौसीह को आलमी ग़िज़ाई बहरान के ख़िलाफ़ लड़ाई में एक बहुत अहम पेशरफ्त कहा जा रहा है। नाज़रीन, रूस यूक्रेन जंग शुरू होने से पहले यूक्रेन दुनिया के कई ममालिक के लिए गंदम और दीगर अशिया हासिल करने का ज़रिया था और फरवरी में हमने देखा कि जंग शुरू होने के बाद न सिर्फ दुनिया के कई ममालिक में खुराक का बहरान पैदा हुआ था, बल्कि आलमी सतह पर आटे और दालों की कीमतें भी बेइंतहा बढ़ गई थीं। इस मसले को ख़त्म करने के लिए तुर्किया और अक़वाम मुत्तहिदा की सालिसी में हमने देखा कि 22 जुलाई को रूस और यूक्रेन ने अनाज राहदारी मुआहिदा किया था और तब से अब तक तकरीबन 11.1 मिलियन टन मसनूआत जो हैं वो तरक्की पजीर ममालिक समेत दुनिया भर में भेजी जा चुकी हैं। 19 नवंबर को अनाज राहदारी मुआहदे की मियाद ख़त्म होनी थी और ख़दशात थे कि इसके बाद दोबारा बहरान न पैदा हो जाए, यानी कल और परसों का दिन इसमें रहता था। लेकिन अब अच्छी खबर यह आ रही है कि 4 माह की तौसीह इस राहदारी मुआहदे के अंदर कर दी गई है। ये तमाम जो मामला है इसमें तुर्किया का किरदार नहायत अहम रहा है और आलमी सतह पर तुर्किया के इस किरदार को सराहा भी जा रहा है। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले और अनाज कॉरिडोर के मामलात में आलमी सरबराहान की जानिब से जो सराहा जा रहा है तुर्किया का किरदार, उस पर वो शुक्रगुजार हैं। लेकिन नाज़रीन, तुर्किया के हवाले से एक और अहम पेशरफ्त हुई है। अमेरिका के साथ बेहतर होते ताल्लुकात जो हैं हमें दिखाई देते हैं। हालिया दिनों में अमेरिका की जानिब से इस्तांबुल में होने वाले धमाके पर मजम्मत की गई थी। हमने आपको बताया था कि तुर्किया ने इस मजम्मत को मुस्तरद कर दिया था, लेकिन उसके बाद खदशात भी मंडला रहे थे कि कहीं दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद कशीदा ना हो जाएं। लेकिन G20 में अमरीकी और तुर्किया के सदूर की न सिर्फ मुलाकात हुई, बल्कि अमरीकी सदर ने यूक्रेन अनाज बहाली मुआहदे के लिए तुर्क सदर का शुक्रिया अदा किया और कहा कि F-16 तैयारों की खरीदारी के लिए तुर्किया की हिमायत जारी रखेंगे। अनाज राहदारी के मुआहदे में तौसीह कितनी अहम है, तुर्किया का किरदार कितना अहम रहा है इस तमाम मामले में, और अब अमेरिका के साथ कैसे ताल्लुकात तुर्किया के डेवलप होने जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें हमने एक पैकेज के अंदर समोई हैं। आपको पैकेज दिखाएंगे, फिर मेरे साथ मेरे गेस्ट मौजूद होंगे, उनसे बात करेंगे। यूक्रेन ने अनाज राहदारी समझौते की मयाद में मजीद 4 माह की तौसीह का ऐलान कर दिया। यूक्रेन के वजीर बराए इंफ्रास्ट्रक्चर ओलेक्जेंडर किब्राकोफ ने इस पेशरफ्त को आलमी ग़िज़ाई बहरान के खिलाफ जदोजहद में एक अहम पेशरफ्त करार दिया है, लेकिन फ़िलहाल मौजू से मुतल्लिक़ तफसीली मालूमात फराहम नहीं की। रूस ने भी गुज़िश्ता रोज़ अनाज राहदारी समझौते से मुतल्लिक़ कुछ पेशरफ्तों का ऐलान किया था। अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन समेत आलमी ममालिक की जानिब से इस मुआहदे में तौसीह का खैर मक़दम किया है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने अपने ट्वीट में यूक्रेन से अनाज समेत दीगर अशिया की महफूज रास्ते से मुंतकली को आसान बनाने के लिए होने वाली राहदारी मुआहदे की तौसीह को सराहा। अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया की सालिसी में फ़रीक़ैन के दरमियान 22 जुलाई को रूस यूक्रेन अनाज बरामदगी से मुतल्लिक़ पहली मरतबा मुआहदा तय पाया था। जुलाई से लेकर अब तक तकरीबन 11.1 मिलियन टन ज़रई मसनूआत अनाज के मुआहदे के तहत अफ्रीका समेत दुनिया के दीगर ममालिक में भेजी जा चुकी हैं, जिनमें 4.5 मिलियन टन मकई और 3.2 मिलियन टन गंदम शामिल है। इस मुआहदे की मुद्दत 19 नवंबर को ख़त्म होनी थी और मुआहदे की तौसीह न होने के मामले पर एक बार फिर खुराक के बहरान समेत आलमी कीमतें बढ़ने के खतरात मंडला रहे थे। अनाज राहदारी मुआहदे की तौसीह में तुर्किया का किरदार निहायत अहम रहा है और आलमी सतह पर भी इसको कबूल किया जा रहा है। यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने भी अपनी ट्वीट में खुराक के बहरान के खिलाफ आलमी जंग में अक़वाम मुत्तहिदा और तुर्किया के किरदार को अहम करार दिया। तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का कहना है कि बहैसियत तुर्किया हमारे इक़दामात को आलमी पज़ीराई मिल रही है। रूस और यूक्रेन के दरमियान कैदियों के तबादले और अनाज कॉरिडोर जैसे मौज़ूआत पर हमारी कार्रवाइयों को मिलने वाली पज़ीराई पर आलमी ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अमरीकी और तुर्किया के सदूर की G20 सरबराही इजलास में साइड लाइन मुलाकात में अमरीकी सदर जो बाइडन ने भी यूक्रेन से अनाज की बरामदात की बहाली के मुआहदे के लिए तुर्क सदर का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ F-16 लड़ाका तैयारों की फ़रोख्त के मामले पर तुर्की की हिमायत जारी रखने का ऐलान किया था। बहेरा अस्वद से दुनिया भर में अनाज भेजने के लिए बनाई गई राहदारी मुआहदे में तौसीह एक ऐसे वक्त में हुई है जब इंडोनेशिया में G20 सरबराही इजलास में मुश्तरका एलामिया में रूस की जानिब से शुरू की गई जंग की मजम्मत की गई और रूस ने एक बार फिर यूक्रेन पर हमलों में तेजी कर दी है। ऐसे में राहदारी मुआहदे क्या अपनी 4 माह की मियाद भी पूरी कर पाएगा
اس پر بھی ماہرین تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں۔ عالمی میڈیا رپورٹس کے مطابق یوکرین اس معاہدے میں 1 سال کی توسیع چاہتا تھا، لیکن روس صرف 4 ماہ پر رضامند ہوا، جس کا مطلب ہے کہ چند ماہ میں ایک بار دنیا کو اس معاہدے کی توسیع اور خوراک کے بحران کے بارے میں فکر مند ہونا پڑے گا۔ چلیں جی، 4 ماہ کے لیے صحیح یہ خدشہ ٹلا تو ہے۔ اسی پہ بات کریں گے شازیہ انور چیمہ صاحبہ سے، ماہر ہیں انٹرنیشنل افیئرس کی، ویڈیو لنک پر میرے ساتھ موجود ہیں۔ ویلکم کرتے ہیں۔ السلام علیکم شازیہ صاحبہ۔ جی وعلیکم السلام۔ شازیہ صاحبہ کی آواز جی مجھے ذرا کم آ رہی ہے، بڑھا دیجیے گا۔ شازیہ صاحبہ بہت شکریہ، آپ میرے پروگرام کے لیے وقت نکال رہی ہیں۔ شازیہ صاحبہ آپ کیا سمجھتی ہیں، یوکرین چاہ رہا تھا کہ کم سے کم 1 سال کے لیے یہ توسیع ہونی چاہیے، یہ اگریمنٹ ہونا چاہیے، رشیا نے ایسا کیوں کیا ہے کہ نہیں صرف 4 ماہ کے لیے اس کو یہ توسیع کرنی ہے؟ پھر تو یہ معاملہ دوبارہ سے اٹھ کھڑا ہوگا 4 مہینے کے بعد۔ اس معاملے کا اس طرح سے نمٹ جانا بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ ایکسپرٹس کا خیال تھا کہ یہ 4 ماہ کی توسیع بھی نہیں ہوگی۔ رشیا کی اپنی ریزرویشنز ہیں، رشیا کے اپنے مسائل ہیں، اور خوراک کا بحران پوری دنیا میں بہرحال موجود ہے۔ تو اس میں رشیا کی بات کو بھی سننا پڑے گا۔ اگر آپ نے اسے ایز اے پارٹی ٹریٹ نہیں کرنا ہے تو یہ بھی ترکیہ کی بہت بڑی بہادری ہے کہ اس نے ایز اے میڈیٹر بیچ میں آ کے اور آدھی سے زیادہ ذمہ داری اٹھا کر اس کو 4 ماہ کے لیے بھی کر دی ہے۔ اور 4 ماہ بھی بہت بہت مدت ہوتی ہے، خاص طور پہ ایک وار زون کے اندر تو بہت بڑی مدت ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل کیا ہونا ہے۔ تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رشیا کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے۔ رشیا کا یہ کہنا ہے کہ اناج تو پھر اس کے پاس بھی ہے، اور اس کا اناج بھی عالمی منڈی میں جانا چاہیے۔ تو اگر اس کے اوپر سینکشنز ہیں، امونیا جو ہے وہ پائپ لائن بند ہے، اور وہ فرٹیلائزر بنانے میں بہت زیادہ اس کا ایک رول ہوتا ہے، تو اگر ہیومینیٹیرین ایشو اگر یوکرین کے اناج سے دنیا میں ہو سکتا ہے تو کیا روس کے اناج سے نہیں ہو سکتا؟ یوکرین اور روس جو ہے وہ دنیا کا 54% سے زیادہ گرین جو ہیں وہ پروڈیوس کرتے ہیں، انہیں فوڈ باسکٹ آف دا ورلڈ کہتے ہیں۔ تو اس میں ترکیہ جو ہے وہ بہرحال اس کی بہت بڑی ہمت ہے کہ کس طرح سے اس نے یہ 4 ماہ کے معاہدے کی توسیع بھی کروا دی ہے، جو کہ انٹرنیشنل ایکسپرٹس کے خیال میں یہ آخری لمحات تک ان کو یہ لگتا تھا کہ یہ معاہدہ نہیں ہو پائے گا، کیونکہ اس میں بے حد جو ہے راؤنڈ ٹیبل میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اور دونوں سائڈز اپنی اپنی ریزرویشنز رکھتے رہے ہیں کہ اگر یوکرین کی گرین جو ہے، اب اس میں ایک پوائنٹ یہ تھا جی کہ اب دوبارہ ہارویسٹنگ کا سیزن ہے تو یوکرین کا اناج جو ہے وہ وہاں پہ ضائع ہو جائے گا، اور دنیا میں خوراک کا اتنا بڑا بحران ہے۔ تو رشیا کا بالکل ویلڈ پوائنٹ ہے کہ اناج تو پھر میرے پاس بھی ہے، تو میرے لیے بلیک سی کے راستے بند ہیں، میرے جو ہے وسائل جو ہیں وہ میرے پاس ہی رہیں گے۔ تو یوکرین کے اناج سے اب دنیا میں کتنا اناج کا بحران ختم کر لیں گے؟ لیکن یہ بہت لینتھی ڈیبیٹس تھیں، اور بڑی ہمت کر کے انہوں نے 4 مہینے کے لیے اس کو توسیع دی۔ کیسے راضی ہو گیا رشیا؟ اپنی شرائط منوانے کی پوزیشن میں تو آ گیا تھا، وہ انکار کر دیتا کہ نہیں کر رہا میں ایگریمنٹ کے اندر توسیع کو تسلیم، جب تک آپ میری مصنوعات پر پابندیاں نہیں ہٹاتے ہیں تو آپ یوکرین کی اس پر بھی نہیں کر سکتے ہیں ایگریمنٹ۔ تو پھر ایسی کیا وجہ بنی کہ رشیا کو اس پر پیچھے ہٹنا پڑا، چاہے 4 مہینے کے لیے صحیح؟ اس کو جتنا میں فالو کر رہی ہوں، اس میں پوٹن کے اور طیب اردوغان کے آپس کے جو ذاتی تعلقات ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہیں، اور بہت اچھے ان کے تعلقات ہیں۔ ایک تو اس میں یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے کہ ان کے ذاتی تعلقات نے بہت بڑا کردار ادا کیا ہے، اور ترکیہ جو ہے وہ خود گرین پروسیسنگ کا ایک بہت بڑا ہب ہے، اور اس کے اکنامک انٹرسٹ اس کے اندر بہت زیادہ انوالو تھے۔ تو اس نے ایٹ لیسٹ اتنا کہا کہ آپ ان 4 مہینوں کے لیے میں آپ کو اپنی سروسز بھی پرووائڈ کرتا ہوں، آپ کی جو ریزرویشن ہے کہ وہاں سے اسلحہ اسمگل ہوگا ان ویسلز میں، تو میں اپنی پوری جو ہے جتنی بھی ریکوائرڈ ہے ملٹری وہاں پہ ڈپلوائے کرتا ہوں، اور ہم اپنی سروسز دیتے ہیں۔ ہمارے پانیوں میں یہ سارے جہاز باقاعدہ چیک ہوں گے، ان کو اسکارٹ کیا جائے گا، لانے میں لے جانے میں ان کی سیفٹی جو ہے وہ ہمارے ذمہ ہوگی۔ لیکن بہرحال اس کے اپنے اکنامک انٹرسٹ بھی اس میں تھے کہ اگر اناج اس تک نہیں پہنچتا تو وہ ایک بہت بڑا پروسیسنگ کا ہب ہے، وہاں سے اناج پھر عالمی منڈیوں میں جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ روس سے یہ کہنا کہ آپ
4 مہینے کے لیے تھوڑا سا نرمی اختیار کریں تو ڈیفینیٹلی پھر دنیا بھی اس بات کو سمجھنے میں آ جائے گی کہ آپ کے بھی جو راستے بند ہیں وہ ایک کانفلکٹ کی بنیاد پر جس کا کہ نتیجہ پوری دنیا بھگت رہی ہے، تو اس کو کسی نہ کسی طرح سے ختم کرنا پڑے گا۔ تو اس میں بیک ڈور ڈپلومیسی بہت زیادہ ہوئی ہے، اس میں شٹل ڈپلومیسی بہت زیادہ ہوئی ہے، اس میں یہ جو G20 کا ابھی کا جو ہو رہا ہے، میٹنگ ہو رہی ہے، سمٹ ہو رہا ہے، اس میں ماہرین کا کہنا ہے کہ بہت زیادہ سائیڈ لائن میٹنگز ہوئی ہیں جن کا ایجنڈا ہی یہ تھا کہ فوڈ کرائسس کو ہم کیسے نمٹیں گے۔ تو نہیں تو بڑی یہ جو بیک ڈور ڈپلومیسی ہے، یہ جو G20 اجلاس میں ہونے والی سائیڈ لائن میٹنگز ہیں، جو دیگر اہم رہنماؤں کی ملاقاتیں ہیں، ترکیہ کے جو کردار ہے، یہ ساری چیزیں اس جنگ کو ختم کرنے کے لیے کچھ کیوں نہیں کر پا رہی ہیں؟ کیونکہ بڑے بڑے پلیٹ فارمز پر یہ بات ہوئی ہے۔ اب G20 کو لے لیجئے، کوئی چھوٹا پلیٹ فارم تو نہیں تھا، بڑے 20 ممالک کے رہنما یہاں پر موجود تھے، تو وہ اس کا حل کیوں نہیں نکال سکے کہ کچھ واقعتاً کچھ ایسا کام کیا جائے کہ جنگ ہی ختم ہو جائے، بجائے کہ ساری کی ساری توجہ ایگریمنٹس کرانے پہ دی جائے؟ جنگ ختم کرنے کے لیے دیکھیں، بات کرنا جو ہے وہ ہمیشہ آسان ہوتا ہے، اور اس پہ عمل کرنا، انگریزی کی ایک کہاوت ہے کہ ٹاک از آلویز فری اینڈ دا پوڈنگ ریسیپی از ویری ایکسپینسو اینڈ میکنگ دا پوڈنگ از ایون ایکسپینسو۔ تو اس میں یہ ہے کہ G20 کے کتنے ہی ممالک ہوں گے جو کہ نیٹو ممبر بھی ہوں گے، تو یہ جنگ جو ہے وہ یوکرین اور رشیا کی نہیں ہے، یہ ویسٹ اور رشیا کی جنگ ہے۔ اس میں یوکرین جو ہے وہ ایک پراکسی ضرور ہو سکتا ہے نیٹو کی یا ویسٹرن ورلڈ کی، آپ اسے جو بھی نام دے لیں۔ اس میں اور رشیا کا ہمیشہ سے مجھے یہ سٹانس لگتا ہے، اور اس پہ اعتراض ہو سکتا ہے اگر کوئی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا، کہ رشیا کا یہ کہنا ہے کہ آپ اپنے بوڈاپیسٹ اکارڈ کو فلاؤٹ نہیں کریں اور میرے بفر زون نہیں چھیڑیں۔ آپ جب اس کے بفر زون کے اندر گھستے ہیں اور وہاں پہ جا کر آپ باقاعدہ پوکنگ کرتے ہیں، تو اب آگے سے وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا۔ اب آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے ویسٹرن ورلڈ کے پاس کہ جی سینکشنز لگا دیں، سینکشنز لگا دیں۔ سینکشنز نے تو آپ نے دیکھا کہ ایران کا کچھ نہیں بگاڑا، تو رشیا جیسے ملک کا وہ کیا بگاڑیں گے؟ اور اب رشیا، چائنا اور ترکیہ جو ہے یہ ایک ایسی ترکون بن رہی ہے جس کے لیے اب آپ نے خاص طور پہ G20 میں خود بھی آبزرو کیا ہوگا کہ ویسٹرن ٹون بہت ڈیفرنٹ ہے، بات چیت کے انداز سے لے کر بات کو ٹیبل پہ لانے تک ہر چیز بہت ڈیفرنٹ ہے۔ تو اس میں یوکرین کی جنگ جو ہے وہ بیسیکلی یوکرین اور روس کی جنگ نہیں ہے، یہ جنہوں نے شروع کروائی ہے انہوں نے ہی ختم کروانی ہے، اور جو مقاصد وہ اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں ابھی تک تو نہیں حاصل کر پائے ہیں، لیکن یہ جنگ ہمیں ختم ہوتی دکھائی نہیں دے رہی ہے۔ اچھا شازیہ صاحب، ایک اور چیز، ہم ترکیہ کی یہاں پر بات کر رہے ہیں، پچھلے دنوں استنبول کے اندر جو بلاسٹ ہوا، اس کے بعد جب امریکہ کی جانب سے اس پر افسوس کا اظہار کیا گیا تو اس کی تعزیت کو بالکل مسترد کر دیا گیا تھا، ہم نے دیکھا ترکیہ کی جانب سے۔ لیکن اب جب G20 کے موقع پر ان اہم دونوں ممالک کی صدور کی ملاقات ہوئی ہے تو معاملات تھوڑے بہتر ہوتے دکھائی دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ دونوں کے درمیان خاص طور پر یہ دھماکہ، کردوں کا معاملہ، یہ ساری چیزیں سمٹنے کی جانب جا رہی ہیں اس اہم میٹنگ کے بعد؟ نہیں، یہ باتیں سمٹتی نہیں ہیں، یہ سمر ڈاؤن ضرور ہوتی ہیں، اور حقیقت سے آگاہی ضرور ہوتی ہے۔ اگر معذرت کی ہے اور معذرت قبول نہیں کی گئی ہے تو ترکیہ نے اس کے لیے کوئی ڈھکے چھپے الفاظ استعمال نہیں کیے ہیں، اس نے بہت اوپنلی کہا ہے کہ آپ ایک طرف تو جو کرد ہیں، آپ ایکسٹریمسٹ ہیں یا سیپریٹس ہیں، آپ ان کو باقاعدہ سے آپ ان کا ساتھ دیتے ہیں، اور جب ہم نے وہ خاتون جو ہیں ان کا بیان آ گیا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا تھا، جنہوں نے بلاسٹ جو ہے وہ جس میں انوالو تھیں، تو آپ کیسے ہم آپ کی معذرت قبول کر لیں؟ آپ ایک وقت میں دو باتیں نہیں کر سکتے ہیں۔ تھوڑا سا شازیہ صاحب، معذرت نہیں، ان کی جانب سے مذمت کی گئی تھی نا امریکہ کی جانب سے، لیکن جو بھی تھا اس میں آپ دو سٹانس نہیں رکھ سکتے ہیں۔ آپ ایک طرف سے بم دھماکہ کرنے والوں کو واہوائی کرنا اور دوسری سائڈ پہ یہ کہنا کہ آپ کے بندے مر گئے، ہمیں بہت افسوس ہے یا ہم دھماکے کی مذمت کرتے ہیں، تو ترکیہ نے کہا کہ مجھے یہ دونوں چیزیں بالکل نہیں چاہیے۔ آپ پہلے اپنا سٹانس کلیئر کریں کہ جو یہاں پہ، کیونکہ
तुर्की जो है वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे सीरियन का ब्रंट उन्होंने फेस किया। अब यूक्रेन और रशिया का सारा जो है मसला सिवाय उनके कोई और सुलझा नहीं सकता है। कुर्द उनके दरवाजे पे बैठे हुए हैं, आर्मेनिया जो है वो एक और पे है, साइप्रस जो है वो दूसरी साइड पे। तो आप उनका हमारी तरह प्रॉब्लम सॉल्विंग उनको एक्सरसाइजेस करने की ज़रूरत नहीं है। उनका डे इन एंड डे आउट उनका लाइफस्टाइल है इन चीज़ों से निमटने का। तो जिन पर ये बीत रही होती है, जो निपटा रहे होते हैं, वो फिर ये डुअल स्टेटमेंट्स इस तरह से बर्दाश्त नहीं करते हैं। और तुर्किया तो बहुत ख़ास तौर पे तैयब अर्दोगान जब से प्रीमियर हैं, वो बहुत बोल्ड स्टांस के साथ दुनिया के सामने है और वो बिल्कुल भी डिक्टेशन लेने के मूड में नहीं है। डिक्टेशन लेने के मूड में नहीं है, मजम्मत उनको कबूल नहीं थी, उन्होंने बड़े दो टोक और वाज़ेह अंदाज में कहा। और उसके बाद हमने देखा कि थोड़ा सा रवैया जो है उसमें नरमी दिखाई दी अमेरिका की जानिब से, और मामलात जो हैं थोड़ी बेहतरी की जानिब हमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एटलीस्ट हम ये कह सकते हैं जो कशीदगी पैदा हो रही थी उसमें थोड़ी सी कमी हमें दिखाई देती है। बहुत शुक्रिया शाजिया अनवर चीमा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थी जी। माहिरा इंटरनेशनल अफेयर्स की बात कर रही थी हमसे इस सारे यूक्रेन रशिया मामले की, और खासतौर पर तुर्किया का जो अहम किरदार रहा है इस मामले के अंदर, और फिर तुर्किया के जो अमेरिका से बेहतर होते हुए ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। अब हम प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं एक बहुत बड़े स्पोर्ट्स इवेंट की। जी हाँ, कतर में 20 नवंबर से दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है। और आप जानते हैं कि फीफा की अब तक की तारीख का ये महंगा तरीन वर्ल्ड कप भी होगा। इस मेगा इवेंट में 32 टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी, जबकि फ्रांस अपने टाइटल का दिफा करेगा। फीफा वर्ल्ड कप जैसे इवेंट का इनेकाद करना कोई आसान काम नहीं है नाजरीन। दुनिया भर से लाखों फुटबॉल मद्दाह जो हैं वो फुटबॉल वर्ल्ड कप देखने के लिए मेज़बान मुल्क का रुख करते हैं। और वजह यही है कि फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी का ऐलान जो है 8 से 10 साल कबल कर दिया जाता है कि जी 8 से 10 साल बाद या 8 से 8 साल बाद फीफा जो है नेक्स्ट वो किस मुल्क के अंदर हो रहा होगा, ये पहले से ही बता दिया जाता है। और अब हम ये देख रहे हैं कि कतर वो पहला अरब मुल्क है जिसके हिस्से में ये मेज़बानी आई है। कतर में चूंकि नई कोई फुटबॉल ग्राउंड्स थे, न वर्ल्ड कप के लिए दीगर इंफ्रास्ट्रक्चर था, और इन तमाम सहूलियात पर कतरी हुकूमत ने $200 बिलियन से भी ज़्यादा खर्च किए हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये बनाई गई हैं। बहुत ही शानदार किस्म का यहाँ पर स्टेडियम भी तैयार किया गया है, जो दीगर फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो भी कतर के अंदर मुहैया की गई हैं। लेकिन नाजरीन, आज जिस चीज़ पर एक्साइटमेंट तो है हमें इस इवेंट के लिए, लेकिन थोड़ा सा जो दुख होता है वो आपको ये बताते हुए होता है, आपके इल्म में भी है कि इस इवेंट में पाकिस्तान की टीम शिरकत नहीं कर रही है। अलबत्ता पाकिस्तानी फ़ुटबॉल हमेशा की तरह मेगा इवेंट में इस्तेमाल किए जाएंगे। न सिर्फ ये बल्कि सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पाकिस्तान भी निभा रहा है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अक्टूबर में ही 4500 से ज़्यादा फ़ौजी जो हैं कतर में भेज दिए थे, और ऐसा कतर की खुसूसी दरख्वास्त पर किया गया था। नाज़रीन, इतवार को ये मेगा इवेंट जो है ये शुरू होने जा रहा है। इस पर आपको एक पैकेज दिखाते हैं, और फिर जो बात मैंने आपसे इसी दौरान की कि भाई पाकिस्तान क्यों नहीं खेल रहा है, इस सवाल का जवाब जो है हमारे साथ स्पोर्ट्स एक्सपर्ट मौजूद होंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। पैकेज देखिए पहले। एशियाई मुल्क कतर में फीफा वर्ल्ड कप का मेगा इवेंट इतवार से शुरू होने जा रहा है। फुटबॉल वर्ल्ड कप के दौरान बैरून मुल्क से तकरीबन 10.25 लाख शायकीन की आमद मुतवक्के है। दोहा ने खिलाड़ियों और शायकीन की हिफाजत की जमानत के लिए गैर मुल्की मुसल्लह अफवाज की इमदाद भी हासिल की है। फ्रांस, उर्दन, तुर्की, बरतानिया और अमरीका समेत 13 ममालिक की पुलिस, फोर्स और सिक्योरिटी एजेंसियां वर्ल्ड कप के मुकाबलों को महफूज रखने के लिए कतर की मदद कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसने अक्टूबर में ही फोर्स कतर भेज दी थी। ये तैनाती कतरी हुकूमत की खुसूसी दरख्वास्त पर की गई, जो कि कतर के साथ पाकिस्तान के मजबूत ताल्लुकात को जाहिर करती है। बैनुल-अक़वामी मीडिया के मुताबिक कतर आलमी कप की मेजबानी करने वाला पहला अरब जबकि दूसरा एशियाई मुल्क है। कतर ने अपनी नामजदगी के फौरन बाद ही तैयारियों का सिलसिला शुरू कर दिया था। जैसे जैसे वर्ल्ड कप का इनेकाद नजदीक आ रहा है, शायकीन ये जान के हैरत ज़दा हैं कि कतर में मुनक्किद होने वाला ये आलमी कप खेलों की दुनिया का महंगा तरीन टूर्नामेंट होगा। कतर वर्ल्ड कप की मेजबानी के अखराजात तकरीबन $220 अरब बताए जा रहे हैं। ये रूस में मुनक्किद होने वाले पिछले फुटबॉल वर्ल्ड कप की लागत से तकरीबन 20 गुना ज्यादा हैं। कतर के पास नामजदगी से कबल वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी करने लायक आलमी मयार का कोई स्टेडियम मौजूद नहीं था, लिहाजा स्टेडियम की तामीर पहला मकसद था। कतर ने आलमी कप के 64 मैचों के लिए 8 स्टेडियम्स बनाए हैं। तमाम स्टेडियम दारुल हुकूमत दोहा के 55 किलोमीटर की हुदूद के दायरे में वाक़ हैं।
जहां तमाशाइयों की बड़ी तादाद के लिए गुंजाइश मौजूद है। साथ ही कतर वो पहला मुल्क है जिसने आलमी कप के मैचों के लिए आरजी स्टेडियम बनाया है। कहा जा रहा है कि उसे बुनियादी तौर पर रिसाइकिल शुदा मवाद से बनाया गया है और इसमें ज्यादा तादाद शिपिंग कंटेनरों की है। वर्ल्ड कप के इख्तिताम पर जब स्टेडियम की मजीद जरूरत नहीं रहेगी तब इस स्टेडियम को खत्म कर दिया जाएगा और तमाम रिसाइकिल मवाद तरक्की पजीर ममालिक को अतिया कर दिया जाएगा। इस वर्ल्ड कप को लेकर कतर ने क्या तैयारियां की हैं, इस पर पैकेज हमने आपको दिखाया। पाकिस्तान और पाकिस्तानी टीम फुटबॉल की जो है वो क्यों फुटबॉल नहीं खेल रही है, ये सवाल हमारे बच्चे जो हैं, हमारी यंग जनरेशन जो है उसके जहन में बहुत ज़्यादा उभरता है। गूगल भी आप करते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग ये जानने के लिए। लेकिन आज हमने हमारे साथ एक गेस्ट मधु किए हैं, वीडियो लिंक पर नहीं आ सके हैं, वो गो के फ़ोन लाइन पर हैं अपनी किसी मसरूफियत की वजह से, लेकिन उनसे बात हम ज़रूर कर रहे हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हैं जी, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान में जब इस स्पोर्ट्स के हवाले से कोई मोतबर तज्जिया जानना होता है तो सभी इनसे रब्ता करते हैं, सो हमने भी इनसे रिक्वेस्ट की है। अस्सलाम वालेकुम मिर्जा साहब। वालेकुम अस्सलाम अस्मा, बहुत बहुत शुक्रिया और मैं माजरत खा हूं कि वीडियो लिंक पे नहीं आ सका, लेकिन आइंदा इंशाल्लाह जरूर आपके प्रोग्राम में वीडियो पे नहीं, फिर आइंदा आपको जुर्माने के तौर पे हमारे स्टूडियो में आना पड़ेगा मिर्जा साहब। बहरहाल नो इश्यूज एट ऑल। अच्छा मिर्जा साहब, फुटबॉल की बात हम कर रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें हम बता रहे हैं, हमारी फौज वहां पर सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम देने के लिए पहुंच चुकी है। फुटबॉल जिससे ये मैच जो है खेला जा रहा होगा, वो बॉल जो है वो पाकिस्तान में तैयार की गई है, वहां पर पहुंचेगी, प्लेयर्स उससे खेलेंगे। हमारे खिलाड़ी क्यों नहीं खेल रहे सर वहां पर? इसकी वजह ये, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। जो इंटरनल पॉलिटिक्स रही है पाकिस्तान फुटबॉल में, उसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल बहुत पीछे चला गया है। और अस्मा, जो फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा है, उसने पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखते हुए 15 माह तक पाकिस्तान फुटबॉल पर पाबंदी आयद की। अब उसके बाद वो पाबंदी खत्म हुई है और आप देखेंगे दुनिया में जो फुटबॉल की आलमी रैंकिंग के 211 ममालिक हैं और उनमें पाकिस्तान 194 नंबर पर है, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक वक्त था 1993 में पाकिस्तान की सबसे ज्यादा रैंकिंग थी 140वें नंबर पर। तो मेरे ख्याल में फुटबॉल की इंटरनल पॉलिटिक्स और फिर दूसरे जो एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन है, वो डॉलर्स में पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन को फंड देती थी गोल प्रोजेक्ट के लिए। तो उस फंड्स को देखकर जो फुटबॉल के ओहदेदारान थे, उनके मुंह में पानी आ गया और एक दूसरे की टांगे खींचना शुरू कर दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान फुटबॉल पाकिस्तान में तो गरीबों का खेल है ना अस्मा। दुनिया में फुटबॉल जो है वो अमीरों के लिए है, लेकिन पाकिस्तान में गरीबों का खेल है। आप लियारी में चली जाए, देखें के बच्चे, बिल्कुल। और अभी अब अगर आप लियारी का अगर विजिट कराएं अपनी टीम को, तो ऐसा लगता है कि फुटबॉल वर्ल्ड कप पाकिस्तान में हो रहा है। हर घर पे परचम लगे हुए, कहीं ब्राजील का परचम है, कहीं अर्जेंटीना का परचम। ये फिर उस टैलेंट के साथ ज्यादती नहीं है? वो कहा जाता है, कहावत भी है बड़ी मशहूर, कि अगर आपने किसी कौम के साथ कोई सबसे बड़ी ज्यादती करनी है तो वो ये है कि उसके टैलेंट को आप जाया कर दीजिए, उसके टैलेंट को आप वेस्ट कर दीजिए। तो ये कौन लोग हैं जो हमारे लियारी के बच्चों का टैलेंट वेस्ट कर रहे हैं, जो देखकर हर कोई हैरान रह जाता है जिस तरह से वो फुटबॉल खेल रहे होते हैं बगैर किसी ट्रेनिंग के, बगैर किसी सहूलियात के? मिर्जा साहब, अस्मा, आपने बिल्कुल सही निशान दी। इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है फुटबॉल के। और फुटबॉल फेडरेशन में मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ लोग फेडरेशन के सदर हैं, लेकिन अब फीफा जो है वो फुटबॉल के मामलात खुद देख रही है। उसने एक नॉर्मलाइजेशन कमेटी बनाई है जिसके सरबराह हारून मलिक साहब हैं, जो कनाडा से आए हुए। 5-6 हज़ार डॉलर्स पर मंथ वो लेते हैं। तो आखिर पाकिस्तान में जो आपस की चपकलिश है ना ओहदेदारान की, उसने हमें इस हाल तक पहुंचाया। और मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में कहा कि इस घर को आग लग गई घर के चिराग से, तो उन लोगों की वजह से। और ये बहुत ज्यादती है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फुटबॉल को बेहतर समत की तरफ गामजन करने के लिए ये कौन गामजन करेगा मिर्जा सर? ये करेगा बैनुल सूबाई राब्ते की जो वजारत है, क्योंकि आपको पता है कि 18वीं तरमीम के बाद जो है वो वजारत खेल खत्म कर दी गई थी और बैनुल सूबाई राब्ते इनके पास हैं अब। जी हाँ, और अब इख्तियारात इनके पास है। एहसानुल्लाह मजारी साहब वफाकी वजीर हैं। बैनुल सूबाई राब्ते की वजारत के पहले डॉक्टर फहमीदा मिर्जा थी। तो सारे सूबे इनके अंडर आते हैं और स्पोर्ट्स बोर्ड से भी ये अटैच्ड हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये एक्शन ले उन तमाम ऑर्गेनाइजर्स को जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो कि अपने जाती मफाद के लिए पाकिस्तान के फुटबॉल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनको एक जगह इकट्ठा किया जाए, उनको एक दफा वार्निंग दी जाए कि भाई आपको हम लाइफ टाइम बैन कर देंगे, आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते।
پھر دیکھیں آپ کیا ہوتا ہے, کیونکہ یہ سب الیکشن میں اس لیے آتے ہیں, اپنے اپنے گروپس بنائے ہوئے ہیں, اور الیکشن میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کی نظریں ڈالرز پر ہے. ویسے بھی ڈالرز کا ریٹ بڑھتا جا رہا ہے, ان کے منہ میں پانی آتا ہے کہ بھائی یہ تو فٹ بال ہاؤس کے ہمیں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن سے دیتی ہے, پھر فیفا بھی ان کی مدد کرتی تھی. لیکن اب ان لوگوں کی آپس کی چپکلش جو ہے وہ پاکستان فٹ بال کو تباہی کے دہانے پر لے آئی ہے. اچھا تھوڑا سا مرزا صاحب, بہت سارے بچے اگر آپ کے اس وقت سن رہے ہوں, ینگسٹر سن رہے ہوں جو فٹ بال سے دلچسپی رکھتے ہیں, کہیں جیسے ہمارے ہاں ایک کرکٹ کا ایک بہت زیادہ کریز ہے, ہمارے پاس بہت ساری اکیڈمیز موجود ہیں کرکٹ سکھانے کے لیے, کرکٹرز جو اچھے ہیں ان کو آگے لے جانے کے لیے. فٹ بال میں ہمارے پاس کچھ ایسی چیزیں ہیں, کہیں ہمارے پاس کچھ پلیئرز کام کر رہے ہیں, بچوں کو سکھایا جا رہا ہے فٹ بال, اور اگر کوئی اچھا فٹ بال پلیئر جو اس وقت آپ کو سن رہا ہو تو وہ ہمارے پاس کوئی ایسی ٹیم موجود ہے جس میں وہ شامل ہو سکے اور پھر وہ پاکستان کا نام روشن کر سکے. چلیں ورلڈ کپ میں تو جب ہم جائیں گے سو جائیں گے, پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے ورلڈ کپ کو اس کو فٹ بال کو لے کر؟ اسما یہ انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. پرائیویٹلی لوگ اپنے کلب چلا رہے ہیں اور وہاں عام غریب بچہ جو ہے وہ جا کر نہیں کھیل سکتا, وہ افورڈ نہیں کر سکتا. تو یہ کام تو پاکستان فٹ بال فیڈریشن کا تھا نا, کیونکہ گزشتہ کئی برس سے آپس میں ہم لڑ رہے ہیں, تو اس کی وجہ سے نہ کوئی اکیڈمی قائم کر سکے, نہ کسی میدان کو ڈیولپ کیا جا سکا حکومت کی جانب سے. تو بہت سارے مسائل ہیں. یہ تو سوچنا چاہیے بین الصوبائی رابطے کی وفاقی وزارت کو, احسان اللہ مزاری صاحب بڑے متحرک ہیں, تو انہیں سوچنا چاہیے اور اس پر توجہ دیں. تو کوئی وجہ نہیں ہے, تو غریبوں کا کھیل ہے, ایک فٹ بال آپ نے خرید لی اور 22 بچے جو ہیں وہ فٹ بال کھیل رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ بجا فرما رہے ہیں. تو پھر ہم یہ سمجھیں ابھی مرزا اقبال بیگ صاحب آپ کی باتوں سے کہ جب اگلا ورلڈ کپ بھی ہوگا تو صرف ہماری فٹ بال ہی جا رہی ہوگی, اور ابھی کوئی بہت مستقبل قریب میں کوئی امید نہیں ہے, کوئی چانسز نہیں ہے, کیونکہ اگر پاکستان کو وہاں تک رسائی ہو بھی جاتی ہے تو ہمارے پاس تو کچھ بچوں کے لیے گراؤنڈز نہیں ہے, گراؤنڈز ہیں تو وہاں تربیت کا کوئی اہتمام نہیں ہے. بالکل اسما آپ نے صحیح کہا, کچھ بھی نہیں ہے نا. دیکھیں جب تک آپ کا انفراسٹرکچر ٹھیک نہیں ہوگا, جب تک ہیلم آف افیئرز پر, آپ کو پتا ہے ایک گروپ نے فٹ بال فیڈریشن کے جا کر قبضہ کر لیا فٹ بال ہاؤس پر, جس سے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی بین الاقوامی سطح پر, اور اس کے بعد ہی جو ہے فیفا کو انٹروین کرنا پڑا. تو یقیناً یہ بڑے افسوس کی بات ہے. ان کو چاہیے کہ ان سب کو ایک طرف ایک ساتھ بٹھا کر ان کو کہیں کہ بھائی آپ کو بھی کھیل سے دلچسپی ہے, آپ بھی کھیل کی ترقی کے لیے چاہتے ہیں, ہم بھی چاہتے ہیں, تو آپ مل کر کام کریں. اور ان لوگوں کو, وہ لوگ جو پروفیشنل بنے ہوئے ہیں ان کو جو ہے آؤٹ کریں, ایسے لوگوں کو لائیں اسما جو ڈیڈیکیٹڈ ہوں, جو فٹ بال سے دلچسپی رکھتے ہوں, جو ڈالرز میں کم دلچسپی رکھتے ہوں, فٹ بال سے زیادہ دلچسپی رکھتے ہوں. تو یقیناً پاکستان میں ٹیلنٹ بہت ہے, جس طرح آپ نے کہا, آپ جا کر دیکھیں اسلام آباد میں بھی ٹیلنٹ ہے, لاہور میں بھی ٹیلنٹ ہے, اور خاص طور پر جو ناردرن ایریاز کے فٹ بالرز ہیں وہ جسمانی طور پر بڑے مضبوط ہیں اور ان میں بڑا پوٹینشیل ہے. لیکن وہ یہی ہے نا کہ ان پتھروں کو تراش کر ہیرا کون بنائے گا, یہ بھی ایک $1 ملین کوسچن ہے. وہ اپنے ہیرے بنانے میں لگے رہے, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان فٹ بال فیڈریشن کو پہلے سسپینڈ کیا گیا, پھر بحال بھی کر دیا گیا, لیکن کچھ اس کے جو ریزلٹس ہیں وہ ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہے ہیں. وجوہات اس کی کیا ہے آپ بھی فرما رہے تھے. بہت شکریہ مرزا اقبال بیگ صاحب. آئی ہوپ نیکسٹ جب ہم بات کر رہے ہوں تو کوئی اچھی ہمارے پاس خبر ہو, کیونکہ میں کوشش کروں گی نیکسٹ پروگرام میں بین الصوبائی رابطے کی جو وزارت ہے اس سے کسی نہ کسی کنسرن پرسن سے ہم بات کر رہے ہوں. منڈے کو میں اپنے پروڈیوسر سے بھی کہوں گی کہ اس پہ ہم یقیناً بات کریں گے. سنڈے سے ایونٹ شروع ہو رہا ہے تو منڈے کو ہمیں بات تو کرنی چاہیے کہ بھائی ہمارے بچے کیوں نہیں ہیں اس کے اندر, لیاری کے بچے کیوں نہیں ہیں, ہمارے باقی علاقوں کے بچے کیوں نہیں ہیں. کیا ہمارے پاس ٹیلنٹ نہیں ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ٹیلنٹ ہمارے پاس ہے, صرف فٹ بال بنانے کی حد تک نہیں ہے. ہم فٹ بال کھیل بھی سکتے ہیں اور فٹ بال جیت بھی سکتے ہیں, لیکن وہاں تک پہنچائے تو کوئی ہمیں کیوں نہیں پہنچایا جا رہا ہے. منڈے کو اس پر انشاءاللہ ہم بات کر رہے ہوں گے اگر ہمیں موقع ملتا ہے. ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں, پروڈیوسر صاحب سے پوچھ لیتے ہیں جی ہمیں کس ٹاپک پہ بات کرنی ہے. بات ہمیں کرنی ہے جی سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے حوالے سے, جنہوں نے جنوبی کوریا کا دورہ کیا ہے, اور اس دورے کے دوران ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں جنوبی کوریا کے صدر اور وہاں کے وزیر اعظم سے. ناظرین, یہ جو دونوں ممالک ہیں ان میں 60 سال کی گہری دوستی کا رشتہ ہے, اور اس دورے میں تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا اعادہ کیا گیا ہے. جنوبی کوریا ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا نام رکھتا ہے, کون نہیں جانتا ہے. دنیا کے چند ملکوں میں سے ہے یہ جہاں 5G انٹرنیٹ میسر ہے, دنیا کی بڑی معیشتوں میں بھی شامل ہے, اور سعودی عرب کے ولی عہد کے مطابق وہ جنوبی کوریا کے ساتھ ان تمام معاملات میں
पार्टनरशिप बढ़ाना चाहते हैं। नाज़रीन, सऊदी अरब इस वक्त $500 अरब से दुनिया का एक ऐसा सरसब्ज और जदीद शहर तैयार करने जा रहा है जो कि इससे पहले इंसानी तारीख ने कभी नहीं देखा। नियोम नामी इस शहर की तामीर के लिए जनूबी कोरिया के साथ तामीराती मुआहदा तय पाया है। इस पर हमने आपको बहुत सारे पैकेजेस, बहुत सारी रिपोर्ट्स भी इसी प्रोग्राम के अंदर दिखाई हैं। अब हम आपको ये बताएं कि जो दोनों ममालिक हैं, जनूबी कोरिया एंड सऊदी अरेबिया, इनके दरमियान तवानाई, दिफाई सनत और बहुत सारे और शोबे हैं जिनमें मुआहदे हो गए हैं। मजबूरी तौर पर दोनों ममालिक ने $30 अरब के मुख्तलिफ मुआहदे किए हैं। सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के जो विजन है 2030, उसके प्लान के तहत सऊदी अरब तेज़ी से तरक्याती मनसूबों पर काम कर रहा है। वलीअहद की मेहनत जो है वो भी रंग ला रही है नाज़रीन, और सऊदी अरब में सयाहत समेत दीगर शोबों में कई गुना इजाफा अभी से हो चुका है। ऐसे में जनूबी कोरिया के साथ किए गए मुआहदे मुमलिकत की तरक्की को मज़ीद कैसे बढ़ाएंगे, इस पर आज हमारे पास एक रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट देखिए, फिर हमारे साथ एनालिस्ट मौजूद होंगे, उनसे इन दोनों ममालिक के जो आपसी ताल्लुकात हैं और ये जो मुआहदे हुए हैं इन पर मज़ीद बात करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर आज़म शहजादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज बुध को जनूबी कोरिया के सरकारी दौरे पर पहुंचे, जहां उनकी कोरियन सदर और वज़ीर आज़म से अहम मुलाकातें हुईं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने आला हुक्काम की मौजूदगी में मुतअद्दिद अहम उमूर पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने खिताब करते हुए कहा कि मुझे खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज की तरफ से आपको खैर सगाली का पैगाम पहुंचाने में खुशी है। सऊदी अरब और जनूबी कोरिया के दोस्ताना ताल्लुकात 60 बरस पर मुहीत हैं। हम दोनों दोस्त ममालिक के ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने के ख्वाहिशमंद हैं। दूसरी तरफ जनूबी कोरिया के सदर ने दोनों मुल्कों के मुस्तहकम ताल्लुकात को सराहते हुए कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान मुतादिद शोबों में शराकत दारी भी है। दोनों अहम पार्टनर सरमायाकारी को फरोग देकर इसको मजीद वुसअत दे सकते हैं। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी वली अहद ने जनूबी कोरिया के वज़ीर आज़म हॉन डोक-सू के साथ इजलास की सदारत की, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ताना ताल्लुकात का जायजा लिया गया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन को फरोग देने और उन्हें मजबूत करने का तरीक़ाकार तय किया गया। सऊदी वली अहद के इस दौरे के मौके पर सरमायाकारी के फरोग के लिए $30 बिलियन के मुआहदों पर दस्तखत हुए। खबर एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक इन मुआहदों की रोशनी में दोनों ममालिक तवानाई, दिफाई, सनत और तामीराती मंसूबों के शोबों में मजबूत ताल्लुकात को फरोग देंगे। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की 5 कंपनियां सऊदी पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड के साथ ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया के पैदावारी प्लांट को बनाने के मंसूबे में ताउन के लिए मफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत किए गए। इस मंसूबे में 20 साल की मुद्दत के लिए ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया की पैदावार के लिए प्लांट की तामीर और ऑपरेशन शामिल है, जो बहेरा अहमर के साहिल पर वाक़ सऊदी शहर यनबा में 396,000 मुरब्बा मीटर के रकबे पर मुहित है। इस मंसूबे की लागत $6.5 बिलियन है। तवक्को है कि प्लांट की तामीर सन 2025 में शुरू होकर सन 2029 में खत्म होगी। प्लांट से 1.2 मिलियन टन सब्ज हाइड्रोजन और अमोनिया पैदा होगा। जनूबी कोरिया की वजारत सनत ने बताया कि उनकी कंपनियों ने सऊदी अरब के साथ तवानाई के ताउन, रेलवे, केमिकल, फार्मास्यूटिकल और गेमिंग जैसे शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे तय पाए हैं। कोरियन सरमायाकारों का कहना है कि सऊदी विजन सन 2030 के तहत गैर मुल्की सरमायाकारों के लिए वसी मौके पैदा हुए हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की सरपरस्ती में विजन सन 2030 पूरे खित्ते में कई मौके पैदा कर रहा है। दोनों मुल्कों के सरमायाकारों ने नियोम और बहेरा अहमर मंसूबों में खासी दिलचस्पी ली है। कोरियन मीडिया के मुताबिक कोरियन कंपनियां नियोम सिटी में रेलवे समेत दीगर मंसूबों पर काम करेंगी। फेडरेशन ऑफ सऊदी चैम्बर्स की इक़्तिसादी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 5 सालों के दौरान दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारती हुजूम $12.5 बिलियन रहा। सन 2021 के दौरान तिजारती हुजूम 100 बिलियन सऊदी रियाल रहा, जिसमें $87 बिलियन की मसनूआत कोरिया भिजवाई गईं, जबकि कोरिया से 13 बिलियन रियाल की मसनूआत मुमलिकत में मंगवाई गईं। बिल्कुल जी, इस दौरे के हवाले से ये पैकेज, ये रिपोर्ट आपने देखी। आप कुछ तज्जिया भी जान लेते हैं। डॉक्टर हामिद खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स पर बड़े अबूर रखते हैं, वीडियो लिंक पर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हामिद साहब। हामिद साहब आप तक मेरी आवाज़ आ रही है, तो मैं जब तक ये ऑडियो का इशू जो है हल होता है मैं आपसे तब तक सवाल कर लेती हूँ। हामिद साहब, ये दौरा बड़ा अहम है। अगर आपका माइक म्यूट था, हामिद साहब आवाज़ आ रही है आपको भी? मेरी आवाज़ आ रही है?
जी हामिद साहब ज़बरदस्त हो गया, आप ही का माइक मेरे ख्याल में म्यूट था। बहुत शुक्रिया हामिद साहब ज्वाइन करने के लिए। हामिद साहब फरमाएं ज़रा, ये कितना अहम है ये दौरा, ये जो एग्रीमेंट्स हुए हैं क्या कुछ बदलने जा रहा है इससे? खास तौर पर जनूबी कोरिया की तो बात करेंगे, सऊदीया की पहले बात कर लेते हैं। वहाँ क्या चीज़ें बदलने जा रही हैं? जो इतनी टेक्नोलॉजी है जनूबी कोरिया के पास, इससे फ़ायदा होने जा रहा है सऊदीया को इन एग्रीमेंट्स के बाद सर? जी बिल्कुल आसमा, सबसे अहम बात यही है कि सऊदी अरब में जो शाह सलमान, जो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हैं, इन्होंने एक डिफरेंट अप्रोच अपनाई हुई है पिछले 7-8 साल में, हमने देखा। और उसके बाद अब देखा वो खित्ते में सऊदी अरब का एक लीडरशिप रोल की तरफ जा रहे हैं। वो खित्ते के अंदर आपने देखा होगा कि उन्होंने जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, जो खित्ते में झगड़े हैं, दूसरे मामलात, उनमें भी अब उन्होंने मसलहत पसंदी और उसके अंदर जिसको कहते हैं कि जंगी माहौल को खत्म करके एक दूसरे के साथ मिलकर तरक्की की राह अपनाने का जो नया विजन दिया है, उसको मैंने खुद देखा। पिछले दिनों मैं खुद सऊदी अरब गया हुआ था और मैंने देखा कि ये जो विजन 2030 है, इसने पूरी जो सऊदी कौम है उसकी एक आइडियोलॉजी और उनका जो चीज़ों को देखने का अंदाज है उसको बड़ी हद तक तब्दील किया है। और वो ये समझते हैं कि वो खित्ते के अंदर ना टूरिज्म के हवाले से बल्कि नियोम सिटी जैसे प्रोजेक्ट्स और दूसरे प्रोजेक्ट्स के हवाले से वो पूरी दुनिया के शाना बशाना एक तरक्की याफ्ता मुल्क की शक्ल में सामने आ सकते हैं, चाहे वो टूरिज्म फ्री हो, चाहे वो साइंस और टेक्नोलॉजी हो। और इससे कोई शक नहीं है कि जापान के बाद जनूबी कोरिया ही वो वाहिद मुल्क है जो टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस है एशिया के खित्ते के अंदर। और कोरिया की टेक्नोलॉजी से जो फ़ायदा उठाना है वो सऊदी अरब को देगा। और उसके साथ साथ अगर आप आसमा सूरत हाल को देखें तो कोरिया ने बहुत ज्यादा एम्फेसाइज किया सऊदी अरब से तिजारत बढ़ाने पर, सऊदी अरब से ताल्लुकात बढ़ाने पर, क्योंकि वो ये जानता है कि ना सिर्फ ये कि सऊदी अरब में बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की अगले सालों में इन्वेस्टमेंट के और पैसे जो हैं वो के मौके हैं। अच्छा, एक और चीज़ का मौका पैदा हो रहा है ना यहाँ पे, ओपेक प्लस के फैसले के बाद हमने देखा कि अमेरिका बड़ा नाराज़ दिखाई दिया, बहुत अपसेट दिखाई दिया सऊदी अरेबिया पर ये जो तेल की पैदावार को लेकर फैसला किया गया। तो अब हम जानते हैं कि जनूबी कोरिया जो है वो बड़ा करीबी एक इत्तेहादी है अमेरिका का। तो आपको लगता है कि इस मामले को लेकर वाशिंगटन और रियाद के ताल्लुकात को लेकर बेहतर बनाने को लेकर कुछ किरदार अदा कर सकता है जनूबी कोरिया? इस मामले पर बात हुई होगी इस मुलाकात के दौरान? मेरा नहीं ख्याल। आपको के ऊपर इस वक्त जिस लेवल के ऊपर सऊदी अरब और अमेरिका के अंदर एक तरह से खिंचा सख्ती चल रही है, एक दूसरे के साथ महारत हो रही है, रशिया और बाकी ममालिक चाह रहे हैं कि पेट्रो डॉलर पर इन्हिसार खत्म किया जाए। मैं नहीं समझता कि कोरिया इसमें कोई कलीदी किरदार अदा कर सकेगा अमेरिका की हमायत में। ये जरूर होगा कि अमेरिका जो है वो शायद इसको रेफरेंस के तौर पर इसको भी यूज करे, लेकिन आपको मैं एक बात बताऊं, खुद अमेरिका को अपनी पॉलिसी में लचक लानी पड़ेगी इस पेट्रो डॉलर के हवाले से अगर वो मामलात को बेहतरी की तरफ ले जाना चाहता है तो। क्योंकि उसकी वजह ये है कि बहुत सालों से ये बात हो रही थी ओपेक प्लस के अंदर कि जी ये जो अमेरिका की इजारादारी है ये तेल की पैदावार बढ़ाने या कम करने के हवाले से, तेल की पैदावार पर कंट्रोल के हवाले से, और तीसरी बात ये कि पेट्रो डॉलर में ट्रेड के हवाले से। तो मैं नहीं समझता कि क्या इसके अंदर कोई कलीदी किरदार अदा कर सकेगा, बल्कि कोरिया का जो मेन जो फोकस होगा वो ये होगा कि नियोम सिटी के ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट्स लिए जाएं। आपको अंदाजा है कि ये नियोम सिटी का प्रोजेक्ट जो है ये सैकड़ों नहीं बल्कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रोजेक्ट है। सो इस हवाले से इस प्रोजेक्ट में जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ममालिक हैं, उनके लिए बहुत कुछ है। और इसी तरह मैं इसको देखता हूँ कि क्या है इसमें हामिद साहब, नहीं है हमारे पास भाई मॉडर्न टेक्नोलॉजी, नहीं है और चीज़ें जो जनूबी कोरिया के पास हैं और ममालिक के पास हैं, लेकिन हमारे पास और बहुत सारी चीज़ें हैं ना, और सऊदीया से हमारी दोस्ती भी है। हमारे लिए क्या है? देखिए इसके अंदर हमारे लिए बहुत कुछ है। सबसे बढ़कर बात हम ये कहते हैं कि लेकिन हमारे पास जो सबसे बड़ी बात है वो स्किल है, एजुकेशन स्किल है, हमारे पास मैन पावर स्किल है, हमारे पास वो लॉयल्टी है जो सऊदी अरब को शायद किसी और मुल्क से ना मिले। हमारा उनका जो सऊदी अरब का जो बरादराना ताल्लुक है उस ताल्लुक की बिना पर हमारा जो एक एक फर्द जो सऊदी अरब में काम करता है वो अपना घर समझ के इसको काम करता है, और सऊदियों को भी ये बात का अंदाजा है। सो पाकिस्तान की बुनियादी तौर पर पॉलिसी के अंदर दो चीजों पर फोकस करना होगा। एक ही उनका अंदाजा काफी नहीं है ना हामिद साहब, अभी मामलात कुछ आगे भी तो बढ़ने चाहिए, उनकी जानिब से नहीं बढ़ रहे हैं, कोई ऐसे एग्रीमेंट्स हमारे साथ नहीं हो रहे हैं, तो अब हम क्या करें? किस सतह पर बात की जाए, किस तरह से बात की जाए कि हम भी किसी तरह से इस नियोम सिटी का हिस्सा बन सकें, कोई ना कोई प्रोजेक्ट हमें भी तो मिले।
मैं आपको बताऊं आसमा, इसके अंदर अब बड़ा ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान, यूएई और दूसरे ममालिक जो सऊदी अरब के ग्रुप में शामिल है, उन सबको मिलाकर उनकी हमायत के साथ इस नियॉम सिटी प्रोजेक्ट बनने की कोशिश करे। और पाकिस्तान के मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि जो वज़ारत सनत और तजारत और आईटी टेक्नोलॉजी है, इसको खुद बहुत प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं कि एकदम से रिजल्ट्स आएँ, लेकिन डेलीगेशंस भेजे जाएं और उसके ऊपर छोटी सतह पर बात की जाए। किंग मोहम्मद बिन सलमान बहरहाल पाकिस्तान के लिए बहुत नरम गोशा रखते हैं, बहुत अच्छे जज्बात रखते हैं। तो इस हवाले से अगर कोई प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स उनके आगे रखे जाएं कि ये चीज़ें हैं, मिसाल के तौर पे वहाँ पर जो एनवायरमेंटल कंट्रोल का प्रोजेक्ट है वो पाकिस्तान बड़े अच्छे तरीके से हैंडल कर सकता है। उसके अंदर जो 2-3 और चीज़ें उन्होंने की हुई हैं, फूड प्रोसेसिंग का प्रोजेक्ट है। मैं नियॉम सिटी को स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पाकिस्तान बहैसियत एक बहुत बड़े मैन पावर सप्लायर के बहुत कुछ वहाँ पर प्रोवाइड कर सकता है, नियॉम सिटी के हवाले से भी। और रेड सी जो प्रोजेक्ट है, जो एक पूरा शहर बसाने की बात हो रही है, उसके अंदर भी तो पाकिस्तान की तरफ से प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ताकि सऊदी अरब को ज्यादा से ज्यादा बताया जाए। दुनिया पूरी इस वक्त सऊदी अरब की तरफ मुतवज्जो हो रही है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से और बिजनेस ट्रेड के हवाले से। जी, हमें मुतहरिक होना है, फ़ौरन मुतहरिक होना है, इससे पहले कि ये सारे एग्रीमेंट्स जो हैं दूसरे ममालिक के साथ हो जाएं और पाकिस्तान देखता रह जाए। और इसके लिए हम वफूद भेज सकते हैं, वफूद की सतह पर बात हो सकती है, बताया जा सकता है कि जी हम इस तरह से आपको मदद दे सकते हैं। ख़ासतौर पर जो वर्क फोर्स की आपने बात की है, तो हमारे जो बेरोज़गारी का इशू है, इसको बड़ी हद तक ख़त्म किया जा सकता है। अगर हमारे लोग वहाँ पर जाते हैं, काम करते हैं, वीज़ाज़ लेते हैं और वहाँ पर जॉब्स लेते हैं, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और हमारी दोस्ती भी है, ज़ाहिर है सऊदीया से बड़े करीबी ताल्लुकात भी हैं, ख़ासतौर पर मौजूदा हुकूमत जो है उसके बड़े अच्छे टर्म्स हैं इस वक्त सऊदी हुक्मरानों से, सऊदी हुकूमत से। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हामिद साहब। बात तो हमें जनूबी कोरिया की करनी थी, लेकिन बस बीच में मुझे फिर वो पाकिस्तानी हूँ तो फिर पाकिस्तान का भी ख्याल आ गया। मैंने कहा नहीं, पाकिस्तान की बात हो जाए, जनूबी कोरिया की तो हमने बहुत बात कर ली है। बहुत शुक्रिया हामिद साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, बात कर रहे थे। जी, आज के प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन ख़त्म हुआ। मंडे को अब मैं दोबारा आपसे मुलाकात कर रही होंगी। आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और जाते जाते आपने हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखना है। अल्लाह ने के बाद। दुनिया भर में लोग अपनी शादी की तकरीब को यादगार बनाने के लिए नित नए तजुर्बात करते हैं। ऐसा ही कुछ अमेरिका में हुआ, जहां दुल्हे को ताबूत में रखकर शादी हॉल पहुंचाया गया। दुल्हे के लिए बनाए गए ताबूत को उसके दोस्तों ने वैन से निकाला और उसे स्टेज के करीब रख दिया। शादी में शरीक मेहमान ताबूत को देखकर समझे कि उसके अंदर लाश है, लेकिन जब उन्होंने ताबूत में से दुल्हे को निकलते देखा तो हैरान रह गए। इस वाक़े की वीडियो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गई है। सारिफीन की जानिब से ऐसा करने पर नापसंदीदगी का इजहार भी किया जा रहा है। अमेरिका में 2 लोगों ने 1 मिनट में बेसबॉल के ज्यादा कैच पकड़कर आलमी रिकॉर्ड बना दिया। अमरीकी रियासत आइडियाहो से ताल्लुक रखने वाले डेविड रिश और उनके साथी जोनेथन हेनन दोनों साबिक बेसबॉल खिलाड़ी रह चुके हैं, लेकिन रिकॉर्ड के लिए कोशिश करने से कबल बॉल फेंकने और कैच करने की 1 साल से ज्यादा अरसा मशक की और दोनों की जोड़ी ने 1 मिनट में 55 बार बॉल कैच करके ये रिकॉर्ड अपने नाम किया। इससे कबल ये रिकॉर्ड जापानी बेसबॉल खिलाड़ियों ने दिसंबर 2021 में 1 मिनट में 53 बार कैच करके बनाया था। रिकॉर्ड बनाने वाले डेविड रिश इससे कबल भी 250 आलमी रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। दुनिया भर में बढ़ती मौसमियाती तब्दीलियां जहां बहुत से खतरात को जन्म दे रही हैं, वहीं यूरोप के मुल्क बोस्निया और हर्जेगोविना में दर्जा हरारत में इजाफे और सर्दियों के देर से आगाज होने से जैतून की फसल को खातिर खा फायदा हुआ है। जैतून के दरख्तों के लिए ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत ही मुनासिब समझा जाता है। इस मुल्क के ठंडे मौसम की वजह से 1998 से पहले यहाँ जैतून के दरख्त लगाने को भी मजाक समझा जाता था, लेकिन अब माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से बढ़ती गर्मी और इन दरख्तों के फैलने फूलने का जरिया बन रही है। और क्लाइमेट चेंज की वजह से बोस्निया में 2015 से 2020 तक बोस्निया में जैतून की पैदावार 3 गुना से ज्यादा होते हुए 985 टन हो गई है। जापान में गोश्त की मसनूआत की एक मशहूर कंपनी के कबाब हासिल करने के लिए 30 साल तक इंतजार करना पड़ सकता है। जापान के शहर ताकासागो में आसाहिया नामी कसाई की दुकान 1926 से गोश्त की मसनूआत फरोख्त कर रही है। गाय के गोश्त के कोबे कबाब इसकी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली मसनूआत में से एक है। बड़े गोश्त और मकामी आलूओं से बने इन कबाबों का डब्बा खरीदने के लिए पहले वेटिंग लिस्ट तकरीबन 1 दहाई थी, जो कि अब बढ़कर 30 साल से ज्यादा अरसे तक पहुँच चुकी है। एप्पल कंपनी के शरीक बानी स्टीव जॉब्स के चप्पल $2,18,000 में नीलाम कर दिए गए, जिनकी पाकिस्तानी रुपयों में कीमत 4 करोड़ 40 लाख के बराबर बनती है।
نیلام گھر کے مطابق 1970 اور 80 کی دہائی میں اسٹیو جابز نے ان چپلوں کو اتنا پہنا کہ یہ مکمل طور پر گھس چکے ہیں۔ نیلام گھر نے اسے بطور NFT فروخت کیا ہے جسے ایک نامعلوم شخص نے خریدا ہے۔ ٹیکنالوجی کی دنیا سے تعلق رکھنے والے مشہور اسٹیو جابز کا انتقال 2011 میں ہوا تھا۔ ان کی کمپنی کے آئی فون سمیت دیگر مصنوعات دنیا بھر میں کروڑوں صارفین استعمال کرتے ہیں۔ روسی حملے میں تباہ ہونے والا دنیا کا سب سے بڑا مسافر بردار طیارہ اب دوبارہ بنائے جانے کا اعلان کر دیا گیا۔ NA-255 نامی یہ ہوائی جہاز یوکرین پر روسی حملے کے دوران تباہ ہو گیا تھا۔ 1980 کی دہائی میں اسے روسی خلائی شٹل کے لیے بنایا گیا تھا۔ اس کی لمبائی 84 میٹر تھی اور یہ دنیا کا سب سے وزنی طیارہ بھی تھا۔ اس جہاز کے 30% پرزے مکمل طور پر تباہ ہو چکے ہیں، جس کی بحالی پر $50 کروڑ کی رقم خرچ ہوگی۔ یوکرین میں جاری جنگ اور شدید مالی مشکلات کی وجہ سے طیارہ بنانے والی کمپنی نے اس سلسلے میں عالمی مدد کی اپیل بھی کی ہے۔